बातें रख सकते हैं कक्षा के अंत में। हो सकता है बीच में मेरी बातों से किसी को कोई विरोध हो सकता है, मेरी बातों से आप असहमत हो सकते हैं, या बीच में कुछ प्रश्न हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले एक बार बातचीत पूरी हो जाए, फिर विधिवत उसको आगे हम देख लेंगे। आज की जो कक्षा का विषय है, पहले मैं उस विषय का नाम बता देता हूँ। आज की कक्षा का विषय है कि डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन क्यों होता है? इसके पीछे के क्या-क्या कारण हैं? या जब डिप्रेशन की बहुत ऊँची स्टेज आती है, ऊँची अवस्थाएँ आती हैं, तो कैसे वो आत्महत्या के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करती हैं? ये आज का विषय है। आज के इस विषय को लेने के पीछे के कारण क्या हैं? वो कारण अभी आपको समझ में आ जाएँगे। पहले मैं आपके सामने कुछ घटनाएँ रखना चाहता हूँ, कुछ अभी ऐसी दुर्घटनाएँ हुई, घटनाओं की बजाय दुर्घटनाएँ कहना ठीक रहेगा उन्हें। वो घटनाएँ क्या हैं? तो सबसे पहले मैं अपने पड़ोस की एक घटना बताता हूँ कुछ साल पहले की। वो घटना ये है कि हमारे ही अपने परिवार में एक बाबा जी रहते थे। मतलब बाबा जी हम उन्हें कहते थे, अधेड़ आयु के थे लगभग वो। तो उनकी 3 बेटियाँ थी, 3 बेटियों की उन्होंने शादी कर दी, बढ़िया से धूम-धाम से की। 2 बेटे हैं उनके, एक बेटे की शादी हुई, एक छोटा है उसकी अभी तक नहीं हुई है। तो जिसकी शादी हुई जिस लड़के की और पहली बार बहू घर में आई, तो कुछ दिन तक तो चीज़ें ठीक चली। लेकिन आगे चलते-चलते क्या हुआ कि जो सासू हैं और जो बहू है उनके बीच में कुछ तकरार बढ़ने लगी। ननद है, एक बहन और थी, उसकी तब शादी नहीं थी और उनके बीच तनाव इतने ज़्यादा बढ़ने लगे, इतनी लड़ाइयाँ होने लगी कि ये तनाव में रहने लगे, परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। और वो परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि एक समय ऐसा आया जब वो झेल नहीं पाए इन को और एक बार अपने खेत में गए वो, लगभग 55 से 60 के बीच उनकी आयु रही होगी। तो अपने खेत में गए, अपने आम के बगीचे में, और वहाँ जाके उन्होंने रस्सी से फंदा लगा के और आत्महत्या कर ली। जैसे ही गाँव के लोगों को पता चला, मतलब मुझे भी पता चला, अपने ही परिवार के व्यक्ति थे, बहुत दुःख हुआ, एकदम शॉक्ड हो गए, स्थिति में थे। बहुत गंभीर घटना थी। उसके पीछे के कारण क्या थे, बाद में वो कारण सामने आते रहे। तो एक घटना तो ये रही जो मैंने आपके सामने रखी, अपने ही परिवार की घटना। एक दूसरी घटना अभी ताज़ी घटना है, बिल्कुल ताज़ी एकदम। अभी लगभग 5-6 दिन पहले की बात है, हम लोग खेत से आए, हम बैलगाड़ी छोड़ ही रहे थे कि इतने में एक सूचना मिली कि हमारे घर से लगभग 10-12 घर दूरी पर एक लड़की है और उस लड़की की आयु लगभग इतनी 27-28 वर्ष रही होगी। पता चला कि उसने वो गोलियाँ होती है ना जो बगीचे धो बगीचे धोने में काम आती है, इस प्रकार की कोई दवाई थी, वो दवाई खा के उसने अभी आत्महत्या कर ली। ऐसे कारण क्या थे, कारणों पर भी बात करेंगे, लेकिन एक घटना बिल्कुल जो ताज़ी थी वो मैंने आपके सामने रखी। ऐसे ही एक और घटना के बारे में सुनिए, ये भी अभी लगभग 1 डेढ़ महीने पहले की बात है और अपने ही गाँव की बात है, मेरे ही गाँव की। एक टेलर हैं गाँव में, एससी कैटेगरी से हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, बढ़िया स्थिति है घर की। एक बार उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, पता नहीं किस कारण से हुई, जैसे भी हुई, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पहली वाली पत्नी से एक बेटा था और जो बेटा था, उसको ये माताजी पसंद नहीं आती थी, जो नई वाली माताजी आई इसकी। सौतेली माँ हुई ना, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ द्वंद्व रहता था, क्योंकि वो जो नई स्त्री घर में आई, वो किसी से बात करती थी फ़ोन पर, मतलब किसी के साथ चल रहा था उनका चक्कर। ये बात इस लड़के को पसंद नहीं आती। लड़का ज़्यादा बड़ा नहीं था, लगभग 16-17 साल की इसकी आयु थी। अभी टीन एज में ही था और जब ऐसी स्थिति इसकी थी, तो जब नहीं बन पाई माताजी से, पिताजी से भी बात की होंगी, बहुत सारी इनके बीच में तकरार रही और एक दिन उस लड़के ने उसने भी आत्महत्या कर ली। एक ये घटना हमारे ही गाँव की। मैंने जो आपको ये घटनाएँ बताई हैं, आप इन घटनाओं में देखेंगे लगभग सभी आयु वर्ग के लोग हैं। एक और घटना बताता हूँ, लगभग 2017 के आसपास की घटना है ये। मेरे साथ एक मेरे मित्र पढ़ते थे, नहीं, जब हम वहाँ पर रहते थे तो उस स्थान पर वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, पढ़ने में भी, सब चीज़ों में, बहुत जीवन से भरा हुआ व्यक्ति। एक बार क्या हुआ कि उसको किसी से प्रेम हुआ, उस लड़के को, और प्रेम की जी बहुत अपने
वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ जी, फैला अच्छा जी। फैलाम। हाँ। जी, जिसने अपना वीडियो ऑन किया हुआ है वो अपना वीडियो बंद कर लीजिए। तो जिस स्थिति में वो व्यक्ति था, एक दिन रात की बात है, रात के करीब 1 डेढ़ बजे होंगे, हमारे पास उसका कॉल आया और उसने कहा कि मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मेरी जीने की इच्छा अब खत्म हो गई है। और ऐसा कह के उसने अपने घर में रखी हुई नींद की लगभग 11-12 गोलियां खा ली। और मैं और मेरे एक दोस्त थे, हम दोनों ने पूरा कन्विंस करके उसको फोन पे बातचीत करते करते पूरा प्रयास करके हम उससे बात करते रहे। हमने अपने घर से गाड़ी की और गाड़ी लेके हम लोग दिल्ली तक पहुंचे। जब तक हम पहुंचे तब तक वो बहुत बुरी स्थिति में जा चुका था, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सही समय पर पहुंचे और हमने वहां जाके उसको बचाया, डॉक्टर के पास ले गए, उसका इलाज कराया, कुल मिला के वो बच गया। एक ये भी घटना है। एक हमारी ही कक्षा के एक सदस्य हैं, अभी कक्षा में शायद होंगे, सौरभ जी। सौरभ जी ने तो ये तक बताया कि मेरे जीवन की एक ऐसी स्टेज थी जब मैंने फांसी का फंदा तक अपने गले में डाल लिया था, और उस फांसी के फंदे को डालने के बाद में बस जीवन समाप्त ही था। लेकिन मैं कैसे बचा और कैसे यहाँ तक आया और आज एक बहुत बहुत सुंदर जीवन में जी रहा हूँ, ये उन्होंने कक्षा में एक दिन सबके सामने रखा भी था। ये सौरभ जी के जीवन की घटना। ऐसे ही हमारी कक्षा में मीरा बिटिया हैं, उनके जीवन की भी लगभग वैसी ही घटना है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरी एक लड़की से बात हुई, बांग्लादेश में रहती है, मैंने बताया भी था कक्षा में। किसी के माध्यम से मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने अपने जीवन की एक छोटी सी घटना रखी। यद्यपि वो हिंदी ठीक से नहीं जानती, बड़ा मैनेज करके थोड़ा सा समझ समझा के मैंने उनसे बात की, तो पता चला कि उनका उनके पति से सुनी हो गई थी, जिसके कारण उनका डाइवोर्स हुआ। और डाइवोर्स होने के बाद में आज वो जैसे ही अपने जब वो अपने मायके में गई तो मायके वालों ने भी मना रखने के लिए और कह दिया कि हम नहीं रख सकते तुम्हें। अब वो इधर उधर गई, अपने रिश्तेदारियों में दोस्तों से बात की, कहीं उनका कहीं पर नहीं चल पाया, कहीं नहीं रह पा रही वो अभी। और बार बार वो एक ही बात कह रही है कि मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, बार बार एक ही बात। तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, या जो जिनके माध्यम से भी है हम लोग उनको कन्विंस कर रहे हैं कि शायद वो जीवन को ठीक से संभाल पाए। अब इतनी दूर हैं, दूसरे देश में हैं, तो हम कैसे उनको संभालें, ये भी एक चुनौती है ना हमारे लोगों के लिए। अब कोई व्यक्ति सामने हो, पास में हो, तो फिर उस पर काम भी किया जाए, उसके जीवन को बचाया जाए। इतनी सारी घटनाएं, ये तो वो सामान्य घटनाएं हैं जो गांव देहात में, इधर उधर शहरों में, छोटे कस्बों में हम खूब देखते रहते हैं। लेकिन आप लोग जो बड़े शहरों से हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज से हैं, आपके आसपास भी खूब बड़ी घटनाएं देखने में मिलती होंगी। जैसे कुछ सालों पहले आपने सुना होगा, एक फिल्म एक्टर जिनका नाम आपने शायद सुना हो, सुशांत सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने भी आत्महत्या की। इससे पहले कभी दिव्या भारती हुआ करती थी, एक एक्ट्रेस, उन्होंने भी आत्महत्या की। ऐसे ही एक कंपनी थी, सीसीडी कंपनी करके, तो उस सीसीडी कंपनी के जो मालिक थे, सिद्धार्थ, वीजी सिद्धार्थ उनका नाम था, एक बार उन्होंने आत्महत्या की। जब हम इतनी सारी घटनाओं को देखते हैं तो इन घटनाओं से पता चलता है कि घटनाओं का केवल एक कारण ये तो नहीं हो सकता, जैसा कई बार हम लोग मान के चलते हैं कि यदि आत्महत्या हुई है तो इसके पीछे कोई आर्थिक कारण रहे होंगे। हम सोचते हैं ना कि इसके पीछे तो कोई ये काम कारण रहा होगा कि अब जीने की कोई ज्यादा वजह नहीं थी उसके पास, खाने के लिए कुछ था नहीं, पैसे नहीं थे, तो ऐसा कोई कारण हो सकता है। लेकिन मैंने जितनी घटनाएं आपको बताई, या जितनी भी बड़ी दुर्घटनाएं देखने में आती हैं, इनके पीछे कम से कम आर्थिक कारण तो बिल्कुल नहीं है। अब हम इनके कारणों पर विचार करेंगे कि क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहले सुसाइड शब्द को समझते ही, सुसाइड होता क्या है। सुसाइड शब्द जो है फ्रेंच भाषा से आया हुआ शब्द है, जो सुई और साइड से बनता है। सुई और साइड, इस सुई को फ्रेंच में कहा जाता है स्वयं, सेल्फ, अपना या अपनी। और साइड का मतलब होता है हत्या कर देना, अपनी ही हत्या कर देना, किसी इंटेंशन से, कोई कारण से, कोई उद्देश्य होता है, कोई पर्पज होता है। अब इसके जैसे आपने और भी शब्द सुने होंगे, यदि उनको भी समझ ले तो फिर सुसाइड को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा और बाकी चीजों को भी हम और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे सुसाइड के जैसा एक शब्द आपने सुना होगा, होमोसाइड। सुसाइड में तो अपनी हत्या होती है, होमोसाइड में दूसरे की हत्या कर बैठता है व्यक्ति, किसी दूसरे को किसी इंटेंशन से मार देना, हत्या कर देना, उसकी जान ले लेना।
ये होमोसाइड हुआ। एक होता है जीनोसाइड। जीनोसाइड क्या होता है? जीनोसाइड होता है कि किसी एक बड़े समुदाय की हत्या कर देना। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, हजारों लोग हैं, उनको मार देता है कोई व्यक्ति, इसको जीनोसाइड कहा जाता है। जब भी जीनोसाइड हम सुनते हैं तो किसका नाम सबसे पहले आता है हमारे मन में? हिटलर का। हिटलर ने बहुत लोगों का जीनोसाइड किया, यानी नरसंहार किया। ऐसे ही पेस्टिसाइड आपने एक नाम सुना होगा, इंसेक्टिसाइड नाम सुना होगा, तो ये वो हैं जो कीड़ों को मारने के लिए, परजीवियों को मारने के लिए कुछ पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उनका नाम ही पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड रख दिया जाता है। तो सुसाइड क्या है? अपनी हत्या कर लेना। अब इसके बहुत सारे कारण हैं सुसाइड के। तो देखिए, सुसाइड के कारणों पर बाद में जाएंगे, लेकिन सुसाइड के कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस वजह से सुसाइडें होती हैं, या जिस तरीकों से आत्महत्याएं होती है, एक बार उन विषयों पर हम बात करेंगे। आपने शायद एक नाम सुना होगा, यूथेनेशिया। यूथेनेशिया। यूथेनेशिया किसे कहते हैं? तो यूथेनेशिया ऐसे समझेंगे कि कोई एक व्यक्ति है जो इस स्थिति में आ गया है कि चाहे भी आगे जीना तो वो जी नहीं सकता। अब वो पूरा प्रयास कर रहा है कि मैं बच जाऊं, लोग भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहा है। ऐसे में वो मांग करता है कि जी मैं अब आगे जिंदा नहीं रह सकता, तो अब आप मुझे मार दीजिए। ऐसे में फिर कन्वेंस करके, यदि किसी देश में ऐसा कानून है, तो फिर उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? इंजेक्शन लगाया जाता है, और ऐसी उसको उसको मतलब ऐसी मौत दी जाती है जो दर्दनाक ना हो, जो वो आसानी से मर सके, दर्दनाक मृत्यु ना हो कम से कम उसकी। इसको कहा जाता है यूथेनेशिया। भारत में परमिट नहीं है उतनी। हाँ, एक्टिव यूथ एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, एक होता है पैसिव यूथेनेशिया। तो एक्टिव यूथेनेशिया होता है जिसमें सीधा सीधा किसी ने कहा, परमिशन ले ली और उसको इंजेक्शन लगा दिया और कहानी खत्म कर दी, उसकी मार दिया। ये भारत में अलाउ नहीं है अभी। हाँ, पैसिव यूथेनेशिया भारत में हो गया है अभी। उसमें ये होता है कि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, अब लग रहा है कि बचेगा ही नहीं, तो उसकी जो लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस हैं जिन पर वो टिका हुआ है, उनको हटा दिया जाता है बस, और वो मर जाता है। ये भी सुसाइड का एक प्रकार ही होता है। इसमें भी तो व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, लेकिन अपनी इच्छा से मरता है वो। एक होता है रिलीजियस कारणों से, स्पिरिचुअल कारणों से कोई व्यक्ति मरता है। ऐसे भी तो मृत्यु होती है ना, कुछ कारण ऐसे स्पिरिचुअल होते हैं, धार्मिक कारणों से, अपनी मान्यताओं के कारण से कोई व्यक्ति अपनी जान ले लेता है। जैसे आपने जैन संप्रदाय में सुना होगा, लोग संथारा लेते हैं वहां पर, संथारा। अब ये कुछ विशेष लोग ले पाते हैं, सब लोग नहीं लेते वहां पर। जब उन्हें लगता है कि अब जीवन आगे ज्यादा चल नहीं पाएगा, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, और उसके बाद खाना पीना सब कुछ त्याग देते हैं, और एक समय के बाद अपने प्राण त्याग देते हैं। तो चाहे तो वो आगे बच सकते हैं, आगे अपने जीवन को चला सकते हैं, लेकिन नहीं चला पाते वो, और अपने प्राण त्याग देते हैं। ये भी एक प्रकार की आत्महत्या जैसी ही है, लेकिन किस कारण से है? स्पिरिचुअल कारणों से। रिलीजियस कुछ रीजंस हैं इसके, इसको भी समझ लेना चाहिए। एक होती है अल्ट्रोस्टिक सुसाइड। अल्ट्रोस्टिक सुसाइड, इसको ये क्या होती है? ये होती है परोपकार की भावना से की हुई आत्महत्या। जैसे आपने प्राचीन काल में नाम सुना होगा दधीची का। महर्षि दधीची ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसके लिए? देवताओं को बचाने के। हड्डियों से अस्त्र बनेंगे तो उससे राक्षसों को मारा जा सकेगा। ऐसी हम एक पौराणिक कहानी सुनते हैं ना। लेकिन यदि अभी हाल ही के उदाहरण वर्तमान के, तो हमारे क्रांतिकारी यही काम करते हैं। उनके भीतर परोपकार की भावना होती है, राष्ट्र की भक्ति की भावना होती है, किसी के भीतर और परोपकार की भावना होती है, तो वो जान दे देते हैं दूसरों के लिए। कई बार माताएं ऐसा करती हैं। कई ऐसे घटनाएं सुनने में आती है कि एक बार एक भूकंप आया, तो उसमें क्या हुआ कि एक माँ और बेटा थे एक बिल्डिंग में, बिल्डिंग गिरी। लेकिन बिल्डिंग गिरने में माँ ने सोचा कि अब मैं, जब यहाँ मृत्यु हो ही रही है, तो फिर क्यों ना बच्चे को बचा लूं और मैं मर जाऊं। तो वो इस तरीके से उसने अपने बच्चे को अपने पेट से चिपका के रखा कि बिल्डिंग की बहुत सारा मलबा जो था वो उसके ऊपर गिरा, लेकिन उसने बच्चे को बचा लिया। और इस बात का ध्यान रखा कि किसी भी तरीके से उस बच्चे को चोट ना आए। अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। तो इस प्रकार की जो कुछ सुसाइड हैं, चाहती तो वो बचा लेती, हो सकता है बच्चे को ऊपर कर देती, अपने आप को और प्रयास करती बचाने का, लेकिन वैसा कुछ था नहीं कि वो बचा पाती। इस प्रकार की जो सुसाइड होती है, आत्महत्या होती है, उसको क्या कहते हैं? अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड।
लेकिन जिसकी ओर मैं आज आने वाला हूँ, जो सबसे मुख्य है अभी तक, वो सबसे खतरनाक है और वो ही है जो सबसे ज्यादा आत्महत्याओं के लिए प्रेरित करती है। ये जितनी घटनाएं मैंने आप सबके सामने रखी, उन सब घटनाओं के पीछे जो एक प्रकार की जो आत्महत्या है वो सबसे मुख्य है। वो कौन सी है? ईगोइस्टिक। ईगोइस्टिक का मतलब क्या हुआ? जिसके केंद्र में अहम की भावना होती है, अहंकार की भावना होती है, या इसी को एक दूसरे शब्दों में भी कहा जाता है डिस्ट्रेस बेस्ड, जिसके पीछे तनाव कारण होता है, यानी मुख्य रूप से जो डिप्रेशन पर बेस्ड होती है, तनाव पर आधारित एक आत्महत्या होती है। अब कारण क्या होते हैं इसके, इसी पर मैं ज्यादा बात करने वाला हूं आज, और इसी के लिए हम कक्षा में मुख्य रूप से आज उपस्थित हुए हैं। तो देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। मान के चलिए एक व्यक्ति है, ये बात जो है अभी पहले हम समझ लेंगे तो आगे की चीजें समझना और आसान हो जाएगा। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी प्रतिकूलताएं आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कैसी कैसी बाधाएं हैं? मान लीजिए किसी के जीवन में कोई इकोनॉमिक क्राइस आया, यानी कि उसके जीवन में आर्थिक संकट बहुत गहरा है अभी इस समय, ऐसा हो सकता है। और देखिए कैसे कैसे संकट हो सकते हैं किसी के जीवन में, जब तनाव आता है, जब डिप्रेशन आता है। कोई लीगल डिस्प्यूट हो सकता है उसके जीवन में। लीगल डिस्प्यूट मतलब कोई मुकदमा हुआ और वो मुकदमा बहुत लंबे समय से चल रहा है, व्यक्ति झेल नहीं पा रहा है, उसको सहन नहीं कर पा रहा है कि अब नहीं चल पाएगा आगे, इसलिए वो डिप्रेशन में जाता है। और क्या प्रतिकूलता हो सकती है? मान लीजिए उसका कोई निकटस्थ हो, कोई करीबी रिश्तेदार हो जिसकी मृत्यु हो गई हो, अब उसको झेल नहीं पा रहा है, ये एक प्रतिकूलता हो सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एग्जाम की तैयारी करता था, लेकिन वो उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया, और बाहर से प्रेशर इतना था, कंपटीशन इतना ज्यादा था, रिश्तेदारों का भी इतना प्रेशर था, ये समाज का प्रेशर था, झेल नहीं पाया। इस कारण से वो डिप्रेशन की स्थिति में चला गया, डिप्रेशन की एक बहुत ऊंची अवस्था में चला गया। ये एक प्रतिकूलता होती है जीवन में डिप्रेशन आने की। और क्या है? कोई फिजिकल कंडीशन हो सकती है, हेल्थ का कोई इश्यू हो सकता है, जब जीवन में कोई असाध्य रोग आ जाए किसी के, शरीर ऐसा है, मान लीजिए किसी का शरीर है, कोई अपंग, दिव्यांग है, स्थिति हो सकती है किसी के जीवन में। अब बार बार उसको चिढ़ाया जाता है, बार बार उसको धमकियां दी जाती हैं, प्रताड़ित किया जाता है, उसको ताने दिए जाते हैं। ये भी एक कंडीशन है कि जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। और क्या हो सकता है? और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ जो मैं अब एक बड़ी मुख्य बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो अब ध्यान से सुनेंगे। वो है कि ये प्रतिकूलताएं तो सबके जीवन में आती हैं, मेरे जीवन में भी हैं, आपके जीवन में भी हैं। जिन लोगों ने आत्महत्याएं की, जिन लोगों के जीवन में बहुत डिप्रेशन था या है, उनके जीवन में भी प्रतिकूलताएं हैं। या जो बहुत सफल व्यक्ति हैं, जो बहुत जीवंत व्यक्ति हैं, जो बहुत खुश व्यक्ति हैं, उनके जीवन में भी प्रतिकूलताएं हैं। लेकिन जो व्यक्ति झेल नहीं पाए, जो लोग आत्महत्या कर बैठे, या जो लोग तनाव की बहुत ऊंची स्टेज में पहुंच गए, उन लोगों के पास उस तनाव को झेलने का या उस तनाव को काटने का जो डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, वो नहीं था उनके पास, या वो नहीं है उनके पास। या जो लोग आत्महत्या कर बैठे, उससे बचने का जो एक सुरक्षा तंत्र होना चाहिए, सुरक्षा कवच होना चाहिए, या जिसको मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूँ, डिफेंस मैकेनिज्म, वो उनके पास नहीं था। ये जितनी घटनाएं मैंने बताई, इन लोगों के पास भी वही प्रतिकूलताएं थी, उससे ज्यादा प्रतिकूलताएं बाकी लोगों के जीवन में भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को अच्छे से समझा, मैनेज किया, और वो निकल के आ गए उन अवस्थाओं से, बढ़िया से निकल के अच्छा जीवन जी रहे हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया, इस पर आगे और बात होगी और समझेंगे अच्छे से, लेकिन एक एग्जांपल समझिए। जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि भाई आपकी ना प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर है, इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत कमजोर है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय हम लोग करते हैं। कब? जब शारीरिक बीमारियां हों। ऐसे ही और भी गंभीर बीमारियों के लिए हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र बना रहे, एंटीबॉडीज बनती रहे, जिससे कि आने वाली संभावित बीमारियों को हम काट सकें, रोक सकें। इसके लिए हमारे प्रयास रहते हैं, हम भी प्रयास करते हैं, और नेचुरली हमें कुदरत से, परमात्मा से, प्रकृति से, जैसे भी आप माने, उससे मिलती रहती है ये सब चीजें। तो जैसे एंटीबॉडीज हमारे शरीर में होती हैं, और वो किसी भी प्रकार की संभावित वायरस
या किसी भी प्रकार की बीमारी को काटते हैं, हटाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र होने बड़े अनिवार्य हैं, जो हमें हमारे समाज से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे स्कूल्स से या सोसाइटी से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रतिरक्षा तंत्र ना हो, यदि ये डिफेंस मैकेनिज़्म ना हो, ये सुरक्षा कवच ना हो, तो फिर व्यक्ति के जीवन में यदि थोड़ी-सी भी आएगी ना, थोड़ी-सी भी बाधा आएगी, थोड़ी-सी समस्याएँ, प्रॉब्लम्स कुछ भी आएँ, चल नहीं पाएगा। वहीं यदि प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत है इसका, व्यक्ति का डिफेंस मैकेनिज़्म शानदार है, तो फिर कितनी भी प्रतिकूलताएँ आ जाएँ, कोई समस्या नहीं। जैसे आपने देखा होगा शहर के बच्चे होते हैं, उनके साथ क्या स्थितियाँ होती हैं। वो अगर उन्हें कोई थोड़ी-सी गाली दे दे, मान लीजिए किसी ने गाली दे दी, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, किसी मामले में उन्हें रिजेक्शन मिला, कहीं से फेलियर मिला, बहुत जल्दी झेल नहीं पाते वो लोग उसे। क्यों? क्योंकि डिफेंस मैकेनिज़्म वैसा मिला ही नहीं। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए स्कूल में टीचर ने डाँट दिया किसी बच्चे को और घर शिकायत लेके आया बच्चा कि मम्मी या पापा, उन टीचर्स ने मुझे डाँट दिया। अब लाठी भाले लेके गए टीचर्स को धमकाने के लिए कि आज के बाद मार मत देना मेरे बच्चे को, मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं यहाँ का सांसद हूँ, या ये हूँ, वो हूँ, धमकियाँ लेके आएँगे। फिर ये जो बच्चा है, इसका खौफ हो जाता है पूरे स्कूल में, पूरी क्लास में, बाकी लोग भी इसको कहने से डरते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि हमारे ही पेरेंट्स ने, बड़े लोगों ने एक ऐसी स्थिति तैयार कर दी कि यदि इस व्यक्ति के जीवन में भविष्य में कभी कोई फेलियर आया या कोई भी ऐसी सिचुएशन आई जब इसे तनाव की ओर ले जा सकती है, झेल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि घर वालों ने इसको वो प्रतिरक्षा तंत्र दिया ही नहीं, हटा लिया। अब आगे और भी हम बात करेंगे, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कैसे मजबूत किया जाए, इस पर कैसे काम किया जाए, इसमें कैसे हमारे पेरेंट्स की भूमिका हो सकती है, स्कूल की, टीचर्स की या सोसाइटी की क्या-क्या चीजें हो सकती हैं, उन पर आगे अभी हम बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम इस डिप्रेशन को समझते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं? क्योंकि जब तक हम इस डिप्रेशन को नहीं समझेंगे, इसके लक्षणों पर बात नहीं करेंगे, तब तक हम उससे बचने के कैसे उपाय कर लेंगे। पहले ये पता तो चले कि डिप्रेशन होता क्या है, कैसे समझें हम इसे। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, मनोविज्ञान में ही ऐसा कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं या जो डॉक्टर आपको मिल जाएंगे जो इसके लक्षणों के विषय में बताते हैं। वो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत उदासी है, बहुत दुखी रहता है, सैडनेस है, खालीपन है, और वो खालीपन लगातार समय तक बना रहे, और उस लंबे समय का मतलब वो लोग बताते हैं कि कम से कम 2 सप्ताह से ज्यादा, यदि 14 दिन से ज्यादा किसी के जीवन में बहुत ज्यादा खालीपन है, उदासी है, अकेलापन है, बहुत दुखी वो व्यक्ति है, तो ऐसे में समझ के चलिए, मान के चलिए कि उसको डिप्रेशन हो गया है या होने वाला है। और 14 दिन से ज्यादा ये स्थिति हो रही है, 15 दिन से ज्यादा ये स्थिति बन रही है, निश्चित रूप से जान के चलिए कि फिर अब उसको इलाज की आवश्यकता है, उसको उपचार की आवश्यकता है। अब इसमें कोई व्यक्ति बहुत सैड है, बहुत दुखी है, उदास है, खालीपन है जीवन में। इसके अलावा और भी बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे एक होता है होपलेसनेस। होपलेसनेस मतलब आशा रहित हो गया है अब जीवन उसका, अब जीवन में किसी से आशाएं नहीं है, हताशा बहुत है, निराशाएं आ गई हैं। किसी भी चीज को लेके अब ऐसी स्थिति है कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगा मैं, कुछ भी कहें उससे, नहीं नहीं मुझसे हो ही नहीं पाएगा। जब ये सिचुएशन हम किसी के जीवन में देखें और ये लगातार 2 सप्ताह से ज्यादा दिखे, समझ लीजिए कि डिप्रेशन की एक अच्छी खासी स्थिति में वो है। अब बात करने की आवश्यकता है उससे। एक होता है वर्थलेस, एक ये भी सिम्टम है इसका। क्या? वर्थलेसनेस। वर्थलेसनेस का मतलब क्या होता है? अपना मूल्य ना समझ पाना। अब वो व्यक्ति समझता है अब मेरा कोई मूल्य ही नहीं है, अब मेरी कोई कहीं वैल्यू ही नहीं रही, अब कोई मुझे समझता ही नहीं, अब मैं कहीं कुछ करने योग्य ही नहीं रहा, अब मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, अब मैं नालायक हूँ। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब लंबे समय तक रहने लगे तो ये भी एक लक्षण मान के चलिए कि डिप्रेशन की ओर ले जाने वाला है। एक पर्पजलेसनेस होता है, एक लक्षण। पर्पजलेसनेस क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन को उद्देश्य रहित समझने लगे कि अब जीवन का कोई उद्देश्य बचा ही नहीं, अब नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा पहला होपलेसनेस था ना, तो बिल्कुल वैसा ही पर्पजलेसनेस, उद्देश्यहीन जीवन हो जाए जब किसी का, और ये असामान्य तरीके से हो। पहले तो व्यक्ति के जीवन में कुछ बहुत अच्छा लक्ष्य था, वो किसी चीज पर काम कर रहा था, और अचानक से जीवन में ऐसे परिवर्तन आए
कि अब वो उद्देश्य से रहित उसकी स्थितियां हो गई, अब कुछ करना नहीं चाहता। ये भी एक लक्षण है। एक होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जब रुचि ही ना रहे किसी चीज में, कुछ भी करने के लिए कहे नहीं करता, कुछ भी जिस काम को वो पहले बहुत रुचि से करता था, बड़े अच्छे से क्रिकेट खेलता था, पूरा पूरा दिन हो जाता था क्रिकेट खेलते हुए, गेम खेलते हुए, पढ़ते पढ़ते पूरा दिन हो जाता था, पेंटिंग बनाता था पूरा दिन, ये किसी भी इंटरेस्ट की जो उसकी चीज थी पहले पूरा दिन करता था, मस्ती में करता था, मौज में करता था। आज करने का मन नहीं करता, आज रुचि नहीं बनती उसकी, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये लगातार 2 सप्ताह से ज्यादा हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ 2 सप्ताह। जब 2 सप्ताह से ज्यादा ये स्थितियां बनने लगे तो फिर से कह रहा हूं, मान के चलिए डिप्रेशन की एक अच्छी खासी स्थिति बन गई है। एक होता है विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है? ये भी एक लक्षण है, जब व्यक्ति बहुत अकेला रहने लगे, समाज से कटने लगे। और ये भी कब? जब असामान्य तरीके से। पहले बहुत ज्यादा था। एक तो होता है किसी की प्रकृति है, जैसे मान लीजिए मेरी प्रकृति है, मैं ज्यादा रिश्तेदारों से मिलना जुलना, शादी विवाह में ज्यादा या पार्टी में जाना ज्यादा पसंद नहीं करता, ये मेरी प्रकृति है, तो ये तो सामान्य बात है। लेकिन कोई व्यक्ति ठीक ठाक था, अच्छी खासी स्थिति में शादी विवाह में जाता था, पार्टी अटेंड करता था, खूब मजे लेता था, मस्ती करता था, और जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां आई, अब समाज से कटने लगा है। उसे कहें कि भाई शादी है, चलोगे? नहीं, मेरा मन नहीं है जाने का, आप ही जाइए। और दुखी रहता है, अकेलापन, उसे एक कमरा चाहिए बस। तो ये भी एक ऐसा सिम्टम है, ऐसा लक्षण है कि जो डिप्रेशन की ओर इशारा करता है। अब देखिए साइकोलॉजी में ये तो कुछ लक्षण हुए। साइकोलॉजी में एक टर्म आपने शायद सुनी हो, मैं उसके बारे में बताता हूँ, जिसको कहते हैं साइकोसोमेटिक इफेक्ट या साइकोसोमेटिक, आप डिसऑर्डर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर या साइकोसोमेटिक इफेक्ट। ये क्या होता है? जब मन में कोई स्थितियां बदल रही हों, इमोशनल लेवल पर या किसी भी लेवल पर जाके वो चीजें बदल रही हों और उसका प्रभाव हमारे शरीर पे आने लगे, तो इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक इफेक्ट। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण देके बताता हूँ। किसी व्यक्ति को कोई धक्का लगा, कोई जीवन में शॉक लगा उसे, और उसके जीवन में हुआ क्या कि अब वो व्यक्ति खाना पीना बंद कर चुका है, उसके पाचन तंत्र पे बहुत प्रभाव पड़ा है, सूखने लगा है, अब उसके शरीर में वैसी ऊर्जा दिखने में नहीं आती, उत्साह दिखने में नहीं आता। तो इसको कहा जाता है साइकोसोमेटिक इफेक्ट या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। जब मन में होने वाली किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ने लगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसी से जुड़ी हुई एक चीज जो चलती है विज्ञान में, आपने खूब सुना होगा, हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियां संचालित होती हैं और बहुत हद तक वो मन पर भी निर्भर करती हैं, वो हॉर्मोन्स के कारण से होती हैं। बहुत सारे हॉर्मोन्स हमारे शरीर में होते हैं, रिलीज होते हैं, और उन्हीं हॉर्मोन्स के रिलीज होने से हमारे जीवन प्रभावित होता है, हमारे इमोशंस तक प्रभावित होते हैं उन हॉर्मोन से। आपने बहुत सारे हॉर्मोन्स के नाम सुने होंगे। जैसे एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है, ये उन हार्मोन्स को बैलेंस करता है जो हार्मोन्स हमको प्रसन्न रखते हैं, जो हमको सामान्य रखते हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। उन सभी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये एक अकेला हार्मोन काफी होता है। और अगर ये बैलेंस रहे, ये अच्छी खासी स्थिति में रहे, तो बाकी हार्मोन्स को ये ठीक ठाक स्थिति में रखता है। क्या नाम है इसका? सेरोटोनिन हार्मोन। और मैं ये हार्मोन्स की बात क्यों कर रहा हूँ, ये अभी आगे समझ में आ जाएगी जब उपायों पर बात करेंगे, जब समाधानों पर हम जाएंगे। एक और हार्मोन होता है जो हमको प्रसन्न रखने में बहुत सहायता करता है, वो कौन सा है? डोपामाइन। आपने खूब सुना होगा, डोपामाइन होता है। एक एंडोर्फिन हार्मोन होता है। जो व्यक्ति ज्यादा उछल कूद करते हैं, खेलते कूदते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में होता क्या है कि जो एंडोर्फिन हार्मोन है या डोपामाइन हार्मोन है, ये बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होते हैं। और ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिप्रेशन की स्टेज तक जाता दिखाई नहीं देगा वो, सामान्य रूप से। असामान्य रूप से जाए तो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम सामान्य रूप से यदि वो ठीक ठाक फिजिकल एक्टिविटी करता है किसी भी प्रकार की, मैं तो कहता हूँ चाहे गांव में काम करने वाला एक मजदूर ही क्यों ना हो, किसान ही क्यों ना हो, यदि वो पर्याप्त मेहनत करता है, शारीरिक गतिविधियां करता है, या कोई भी युवक है, कोई व्यक्ति है, खेलता कूदता है अच्छे से, रोजाना समय निकालता है 1 घंटे खेलने के लिए,
तो उसका जो एंडोर्फिन हार्मोन है वो रिलीज होता रहता है, एक अच्छे खासे लेवल पर रहता है और वो उस व्यक्ति को प्रसन्न रखने में, सामान्य रखने में, खुश रहने में, उत्साहित रहने में बहुत मदद करता है। इन हार्मोन्स की बड़ी भूमिका है। एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, शायद आपने सुना हो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का की क्या भूमिका होती है? ये हार्मोन प्रेम के लिए बड़ा मतलब जिम्मेदार होता है। इस हार्मोन के रिलीज होने में प्रेम की बड़ी भूमिका होती है। अब प्रेम का मतलब वही प्रेम नहीं कि जो लड़का लड़की के बीच का मामला होता है। प्रेम का मतलब माँ का बेटे के प्रति हो सकता है, बेटे का माँ के प्रति, पिता के प्रति, भाई बहन का हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है। तो इन हॉर्मोन्स की जो भूमिका है जीवन को सामान्य रखने में, बैलेंस रखने में, तनाव से दूर रखने में, तो इन हॉर्मोन्स को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इन पर काम किया जाए, इन पर जब अभी हम उपायों पर बात करेंगे ना कक्षा के लास्ट में जब हम पहुंचेंगे, तब इन हॉर्मोन्स का जिक्र मैं फिर से करूंगा। इसलिए अभी मैंने छोटी छोटी सी जानकारियां आपके सामने साझा की हैं। तो अब देखिए, अब हम चलते हैं कारण क्या है, डिप्रेशन होने के पीछे के कारण क्या हैं, उनको हम समझ लेंगे। तो जैसा मैंने अभी पीछे बताया था, कुछ भावात्मक कारण होते हैं, इमोशनल रीजन। इमोशनल रीजंस क्या हैं? जैसे मान लीजिए हमारे जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति बहुत प्रिय होता है और वो व्यक्ति, उस प्रिय व्यक्ति की अचानक से मृत्यु हो जाए। तो मृत्यु होने की सिचुएशन में व्यक्ति जो जिसका जिसका संबंधी है उसके साथ होता यह है कि लगातार वो डिप्रेशन जैसी स्थिति में जाता है, 14 या 14 दिन से ज्यादा तक दुखी रहने की स्टेज बनी रहे। तो एक ये कारण है। या किसी और इमोशनल कंडीशन की वजह से, जैसे मान लीजिए कोई पति पत्नी रिलेशन में है, बड़े अच्छे से उनका जीवन चल रहा है, लेकिन आगे उनके जीवन में तनाव आए, किसी भी कारण से लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए और फिर एक दिन अचानक से तलाक हो गया। जैसे उन्हीं का मैंने बताया, बांग्लादेश में जो वो लड़की रहती है उसके जीवन में यही रहा कि तलाक हुआ और तलाक होने के बाद में अब वो संभाल नहीं पा रही है अपने आप को। तो एक ये भी कारण है। कुल मिला के जो भावनात्मक कारण है वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ जो मैंने एक पहले बताया कि किसी को कोई शारीरिक रोग हो सकता है, कोई असाध्य रोग हो सकता है, कोई भी फिजिकल रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण से वो व्यक्ति बहुत कुंठा में रहता है, बहुत तनाव की स्थिति में रहता है, लोग उसको परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी डिप्रेशन होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो इस पर भी अभी बात करेंगे कैसे इनका समाधान किया जाए। एक और जो कारण है जिस पर मैं विशेष रूप से बात करूंगा, जो अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो है सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर क्या है? ये मुख्य रूप से आता है अपने परिवार से। समाज तो, जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज को हम ऐसे देख के चलते हैं कि भाई बाहर के लोग, दूर के लोग, ये सब समाज बनाते हैं। लेकिन हम समाज को यदि देखें तो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है अपना परिवार। समाज यहीं से शुरू होता है। जब भी समाज की बात आती है कि समाज ने ये कर दिया, समाज ने वो कर दिया, समाज समझता नहीं है, समाज किस दिशा में जा रहा है, तो वो समाज यहीं से शुरू होता है, अपने घर से ही। इसलिए ये जो कुछ साइकोलॉजिकल, क्षमा कीजिए, कुछ सोशल प्रेशर होते हैं, किसी भी बच्चे के ऊपर हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर होते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरणों से बताता हूँ। मान लीजिए कोई बालक है, वो पढ़ाई करता है, अब बचपन से ही दबाव शुरू हो जाते हैं उसके ऊपर, बहुत सारे दबाव घर वालों की ओर से। सबसे पहले फर्स्ट आना है तुझे, किसी भी हालत में क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए, कम नंबर आए तो ये कर दूंगा, कम नंबर आए तो ये कर दूंगी। माँ का दबाव अलग है, पिता का दबाव अलग है, रिश्तेदारों के अपने अलग दबाव हैं। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी के लिए घर से बाहर गया, तो अब होता क्या है, सब लोग रिश्तेदार फोन कर करके पूछेंगे। वो कभी किसी के घर जाएगा, रिश्तेदारी में जाएगा, पूछेंगे हाँ भाई क्या रहा, एग्जाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बार बार एक प्रेशर, बार बार एक दबाव उसके ऊपर बनाया जाता है। एक ये भी कारण है जो किसी को तनाव की ओर ले जाने के लिए बाध्य करता है। आप खूब जानते होंगे आप ऐसे कई शहरों के विषय में, जैसे दिल्ली में ही मुखर्जी नगर है, या राजस्थान में जाए कोटा एक शहर है, या और भी भारत के बहुत सारे इलाकों में बड़े बड़े शहर हैं जहाँ लोग कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाते हैं। और एक बहुत बड़ा उनके ऊपर है कि ये एग्जाम क्लियर करना ही करना है। घर से आए थे तैयारी करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अब नहीं चल पा रहा है क्योंकि रुचि का मामला नहीं है। सब लोग अपनी पढ़ाई, सब लोग जो पढ़ाई करने गए हैं, कंपटीशन की तैयारी करने गए हैं, अपनी रुचि से ही थोड़ी करने जाते हैं।
बहुत सारे लोग तो केवल इसलिए उस पढ़ाई में हैं कि दबाव है ऊपर से, घर वालों की इच्छा है जी, माँ की इच्छा है, माँ की इच्छा के लिए मैं बनना चाहता हूँ, पिता की इच्छा के लिए मैं कुछ बनना चाहता हूँ। अपनी इच्छा नहीं है लेकिन लगे हुए हैं। एक ये कारण है। इनके समाधानों पर अभी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले मोटा मोटा कारण बता दे रहा हूँ आपको। कुछ एक और प्रेशर होता है जो जिसको हम कहते हैं अलगाव होना, लगाव ना रहना। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा किसी जॉब में है, अपने इंटरेस्ट से जॉब में नहीं है, जिस प्रोफेशन में वो आ गए हैं अपना मन नहीं करता उस पे जाने का। आज जितने भी लोग किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप उनमें से यदि 100 लोग हैं, उनमें से पूछिए कि आपको सुबह उठकर जॉब पे जाने का मन करता है क्या? तो उन 100 में से लगभग 90-95 लोग यही कहेंगे, नहीं मुझे मन ही नहीं करता सुबह उठ के जाने का। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, मैं बच्चों से कहूँ कि बच्चों अपने एक बार पेरेंट्स से जाके बात करना अकेले में, और उनसे पूछना कि पापा आप जो सुबह को उठ के जॉब पे जाते हैं, यदि आपको मौका मिले कि आप जॉब पर ना जाएं तो आप क्या करेंगे? उनमें से अधिकांश जो पिता हैं उनका यही उत्तर आने वाला है कि बेटा क्या करें, अब कुछ करना तो है ही ना, ऐसे कैसे काम चलेगा कि हम नौकरी ना करें, पर मेरा जॉब पे जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मेरा मन करे, मेरा वश चले तो मैं आज ही ये नौकरी छोड़ दूं। और उसमें से बहुत सारे लोग घुटे रहे हैं, पिस रहे हैं लगातार उस व्यवस्था में जहां उनकी रुचि ही नहीं है, अपनी रुचि का काम ही नहीं है वो, और लगातार बस पिसे जा रहे हैं। एक दबाव है ना, अलग ही तरीके का दबाव है उनके ऊपर, समाज का भी दबाव है, एक स्टेटस सिंबल का भी एक दबाव है कि स्टेटस बना के भी तो रखना है ना। अपनी रुचि का काम नहीं है, इसलिए उसमें लगे हुए हैं, और ऐसी स्थितियों में भी तनाव आने की बहुत बड़ी संभावना है। एक और अन्य जो कारण है वो है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। बहुत बड़ा कंपटीशन है। कंपटीशन सामान्य रूप से ठीक रहता है, कई बार छोटे बच्चों में भी हम कंपटीशन रखते हैं। जैसे हमारी क्लास में भी कुछ छोटे छोटे बच्चों के बीच एक छोटा कंपटीशन चलता रहता है, बहुत हल्का सा, और वो बड़ा स्वस्थ कंपटीशन हम लोग रखते हैं वहां पे कि देखो श्रेयांश आपसे थोड़ा सा आगे निकल गए, आप याद कीजिए इस वाले मंत्र को, आप भी इसको कीजिए, या ये वंश बहुत आगे निकल गए, देखो उनकी तो आवाज आपसे बहुत प्यारी है। ऐसे छोटे छोटे कंपटीशन चलते रहते हैं, वो अच्छा भी है, वो व्यक्ति को जागरूक रखता है, सतर्क रखता है और बनाए रखता है किसी भी व्यवस्था में। लेकिन जब कंपटीशन एक स्टेज से ज्यादा हो जाए और वो सामान्य रूप से बहुत अधिक हो जाए, हावी होने लगे, तो फिर मान के चलिए कि वो तनाव की ओर ले जाने ही वाला है। इसलिए आज के समय में आप देखेंगे हर तरफ कंपटीशन, भयानक कंपटीशन, और इस कंपटीशन में कितने लोग पिस रहे हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और कंपटीशन केवल उस लेवल का नहीं कि जहां लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन तो दुनिया भर में फैला पड़ा है। बिजनेस में अलग कंपटीशन है, वो छोड़िए, यहाँ तक कि कृषि में कंपटीशन हो गया है। पड़ोसी के खेत में इतनी ऊंची फसल कैसे हो गई, इसने कौन सा इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज किया, हम भी वही वाला लाएंगे, उससे बढ़िया लाएंगे, उससे महंगा लाएंगे, और इस बार अपने गन्ने की फसल को उससे 2 गुना ऊंचा करके दिखाएंगे। और जब नहीं होती है तो फिर तनाव, उसकी इतनी ऊंची क्यों हो गई, वो एक अलग तनाव उसके जीवन में। और ये तनाव कई बार बढ़ते बढ़ते बहुत ऊपर चला जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैंने बात की। वैसे तो और भी बहुत सारे कारण हैं जिनको पहले भी हमने बताया, लेकिन अब हम जब इतने सारे कारणों को देख चुके, इतनी सारी चीजों को देख चुके, अच्छा पहले तो ये वीडियो बंद कर लीजिए। वीना कुमारी जी, आप वीडियो बंद कीजिए, फिर ध्यान उधर ही जाता है ना वीडियो पे ही सब लोगों का। वीना कुमारी जी आप वीडियो बंद कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, अब जो मुख्य रूप से मैं बात कहने वाला हूं, अब हम यदि किसी के जीवन में तनाव आ गया है, आ रहा है, तो उससे बचने के उपाय क्या हैं। लेकिन यहाँ भी मैं मुख्य रूप से उन कुछ बिंदुओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, हमारे जीवन में तनाव ना आए। क्योंकि कोई लोग सोच सकते हैं कि भाई हमारे जीवन में कौन सा तनाव है, मस्त जिंदगी चल रही है, एकदम बढ़िया से झक्कास चल रहा है सब कुछ, अब कोई समस्या नहीं, तो हम क्यों सुने इन बिंदुओं को, हम क्यों नोट करें इन सबको। नहीं आया है, आ सकता है, आने की संभावना है, और आपके जीवन में ना आए कोई बात नहीं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में कभी तनाव ना आए, कभी डिप्रेशन ना आए, और कभी कभी भी आपके जीवन में सुसाइडल टेंडेंसी ना बने, वो आत्महत्या की प्रवृत्ति कभी उत्पन्न ना हो, कभी वैसे भाव ना आए, गलती से भी ना आए। लेकिन हो सकता है आपके परिवार में किसी के साथ ये चीजें तैयार हो रही हों,
भले ही आपके जीवन में तनाव ना हो, लेकिन एक बात आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपके कारण से किसी के जीवन में तनाव हो रहा हो, आपकी वजह से कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा हो, इस पर भी तो विचार करना चाहिए ना। हो सकता है आपके आसपास, आपके परिवार में कोई बालक इस स्थिति में हो, जो पढ़ाई करने के लिए गया है, किसी सोशल प्रेशर में है, या पारिवारिक दबाव में है, या किसी भी और प्रकार के कंपटीशन में इतना ज्यादा पिसा हुआ है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। आप उसकी स्थितियों को समझ नहीं रहे हैं। आप तो चाहते हैं कि बस कामयाब होके लौटे, जब एक बार घर से गया है तो ऐसे ही ना आ जाए, लौट ना आए। हो सकता है आपके पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो, या आपके रिश्तेदारी में कोई हो, आपकी जानकारी में कोई हो, जो लगातार अब डिप्रेशन की स्थिति में है, या जाने की तैयारी में है, जा ही रहा है, पहुंच ही रहा है, या उसके साथ ये सब चीजें बन रही हैं, ये सब कारण उपस्थित हो रहे हैं, जिन कारणों को मैंने बताया। लगातार 2 सप्ताह से ज्यादा की ये चीजें तैयार हो रही हैं, तो केवल अपने तक सीमित ना रखें कि भाई हमें उतनी सुनने की क्या आवश्यकता है। कम से कम पेरेंट्स तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुने। और वो लोग जो युवा हैं, युवा तो बिल्कुल ये ना सोचे कि जी हम तो युवा हैं, जीवन में बहुत मस्ती मस्ती है। तो जितने मैंने उदाहरण दिए ना, उनमें से अधिकांश उदाहरण युवाओं के ही थे जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं। और सुशांत सिंह राजपूत जैसा व्यक्ति, जिसका मैंने बड़ा उदाहरण दिया, जिसके पास एक बड़ा स्टेटस है, अच्छी खासी स्थितियां हैं, एक सफल वो व्यक्ति रहा, सोचिए उसके जीवन में क्या स्थितियां रही होंगी, आत्महत्या करने के लिए वो व्यक्ति प्रेरित हुआ। अच्छा, क्यों आत्महत्या की वो एक अलग चीज है, वो तो सब इन्वेस्टिंग एजेंसीज हैं, उनका काम है कि क्यों रहा ऐसा, वो सब उनके ऊपर है। लेकिन कम से कम हमारे जीवन में ये चीजें ना बने, इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। तो देखिए, मैं कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा, मैं ऐसे कुछ उपाय बताने वाला हूं, जिन उपायों को करके हम कम से कम, यदि हमारे जीवन में या किसी और के जीवन में डिप्रेशन बन रहा है, तो उसे रोक सकें। बाकी और भी उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले इन मोटे मोटे सूत्रों को आप लिख लीजिए। और इनमें से लगभग 10-11 उपाय जो भी मैं बताने वाला हूँ, इन उपायों में से यदि अधिकांश को आप लोग फॉलो करते हैं, आप देखेंगे कि यदि आपके जीवन में ये चीजें चल रही हैं, तो फिर मान के चलिए कि डिप्रेशन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और इनमें से ज्यादातर चीजें खराब हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो आपके जीवन में नहीं है, तो फिर थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है और अपने जीवन को टटोलने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, उस बिंदु को आप नोट करिए। वो है, आपने सुना होगा कंडीशनल रिलेशनशिप या अनकंडीशनल रिलेशनशिप, या आप इसको दूसरे तरीके से भी समझते होंगे, कंडीशनल लव या अनकंडीशनल लव। सबके जीवन में दो प्रकार के रिश्ते होते हैं, एक तो कंडीशनल और एक अनकंडीशनल। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ ये होता क्या है। आप अपने रिश्तों में देखते होंगे कि एक होता है अनकंडीशनल लव, ये होता है अधिकांशतः जहाँ कोई कंडीशनल नहीं, जो जहाँ कोई कंडीशन नहीं होती, कोई शर्तें नहीं होती। माँ जो होती है हमारी, वो हमको कैसे प्यार करती है, बिना किसी शर्त के, उसकी कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं होती बच्चों से। और अनकंडीशनल लव को समझने का एक छोटा सा पैरामीटर है कि जहां कोई व्यक्ति किसी को इसलिए प्यार कर रहा है कि यार बस तू जैसा भी है मेरा है, तू मेरा दोस्त है, या तू मेरा बेटा है, तू मेरा पिता है, या कुछ भी है, जो भी है, वो उसको बिना किसी कंडीशन के प्यार करता है। आमतौर पर हमारे समाज में देखें तो जो पिता लोग होते हैं ना, उनका जो प्रेम होता है वो कंडीशनल प्रेम होता है, कंडीशन लगा के प्रेम करते हैं। कैसे प्रेम करते हैं, पास हो गया तो फिर तुझे साइकिल मिलेगी, अगली क्लास में भी प्रमोट होने का अवसर मिलेगा, पास नहीं हुआ ना तो फिर लात मिलेंगी। हाँ, इतना अच्छे से व्यवहार करोगे तो साइकिल मिलेगी, इससे अच्छा व्यवहार, इससे कम व्यवहार करोगे तो ये मिलेगा, उससे कम व्यवहार करोगे तो फिर रिक्शा मिलेगा। रिक्शा भी तो तैयार रखते हैं ना कुछ पिता अपने बच्चों के लिए। तो हमारे जो बहुत सारे प्रेम होते हैं वो कंडीशनल और अनकंडीशनल टाइप के होते हैं। अच्छा, मैं जो बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पिता अनकंडीशनल लव करने वाले ही हैं, क्षमा कीजिए, कंडीशनल लव करने वाले ही हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे टाइप के भी होते हैं, कुछ पिता ऐसे भी होते हैं कि अरे यार पढ़ो। जैसे मेरे साथ में कई ऐसे हैं, जो जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, उनके पिता बड़े सहज रहते हैं बच्चों से, क्या कहते हैं कि अरे यार पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि उनकी माताएं बड़ी चिंतित रहती हैं बच्चों को लेकर, हमेशा पीछे पड़ी रहेंगी और कहेंगी कि नहीं बेटे, ये 0.5 नंबर आपके कैसे कटे। मान लीजिए 100 में से उसके 99.5 नंबर आए, और पीछे पड़ जाएंगे उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आया, ये 0.5 नंबर आपके कहाँ कटे। बेटे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप एक बार इसको फिर से देखिए, आप इसका ना फिर से इवेल्युएशन कीजिए, कहाँ पर ये आपका आधा नंबर कटा है।
और उसके पीछे पड़ जाएंगी, उस आधे नंबर के पीछे। बच्चा 99.5 नंबर लेके आए, इस पे कोई विचार नहीं है, लेकिन वो जो 0.5 नंबर कटे हैं उसको लेके इतना परेशान कर देंगी, इतना दुखी कर देंगी कि वो बच्चा तनाव में आ जाएगा। तो वहां कई लोग, कई पिता ऐसे होते हैं जो सहज रहते हैं, अरे यार क्यों पीछे पड़ी हो उसके, बच्चा अच्छे नंबर लाया, छोड़ो ना, छोड़ो, अब जैसे भी आगे आगे, इसमें क्या है, कम से कम पास तो हो गया ना, बस बहुत पास हो जाए ठीक है। ऐसे भी पिता होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ जो मैं कहने वाला हूँ, हमारे बच्चे हैं या कोई भी है, हमारे जीवन में एक रिलेशन ऐसा होना चाहिए, एक नहीं, एक से ज्यादा भी कहूंगा मैं, एक हो तो बहुत अच्छा है, एक से ज्यादा हो तो और भी अच्छा है। अनकंडीशनल कोई भी रिश्ता हमारे जीवन में होना चाहिए, शर्तों के हमसे प्रेम करे। माँ हो सकती है, हमारे पिताजी हो सकते हैं, कोई बड़ा भाई हो सकता है, कोई बहन हो सकती है, छोटा हो बड़ा हो, कोई मित्र हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, कोई बाहर का हो, धर्म का रिश्ता हो, एक रिश्ता तो कम से कम अपने जीवन में ऐसा रखना चाहिए जो एक्टिव फॉर्म में हो। एक्टिव फॉर्म में होने का मतलब क्या है, कई बार होते तो हैं अनकंडीशनल रिश्ते हमारे जीवन में, लेकिन वो सक्रिय भूमिका नहीं निभाते अपनी। माताएं चिंता तो करती हैं बच्चे की, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं रहता कि हाँ बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, इंटरेस्ट किस चीज में है, बच्चे का स्वधर्म किधर काम कर रहा है, इधर बात ही करना नहीं चाहती बच्चे से। तो एक अनकंडीशनल रिलेशन हमारे जीवन में होनी चाहिए, एक बिंदु हो गया। अब दूसरा बिंदु देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है बी एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव बने। एक्सप्रेसिव बनने का क्या मतलब है, हम चीजों को लोगों के साथ साझा करना सीखें। भाई जिन लोगों ने अपने वीडियो ऑन किए हुए हैं ना, वीडियो बंद कर लीजिए, फिर उधर ही ध्यान जाता है सब लोगों का, मेरा भी जाता है। वीडियो बंद कर लीजिए प्रमोद जी, या ये बाकी लोग जो है, हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हाँ, दूसरा बिंदु मैंने क्या बताया, बी एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेस करना सीखें हम अपनी चीजों को। जैसे एक बहुत गंभीर बात बताऊंगा, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, माता पिता तो विशेष रूप से सुनेंगे। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे को किसी से प्रेम हो गया, कोई माँ है उनके बेटे को किसी लड़की से प्रेम हो गया, टीन एज में चली गई है, 13 14 15 साल की का लड़का है या लड़की है, उनको किसी से प्रेम हुआ, और प्रेम होने की स्थिति में उनके आपस में बातें होती हैं, मिलना जुलना चलता रहता है, लेकिन घर पे आके बताते नहीं है कि किससे हमारा वो चल रहा है। और प्रेम की दुनिया में सब चीजें हसीन नहीं होती, सब चीजें उतनी अच्छी नहीं होती जितना हमें दिखाया जाता है फिल्मों में, या जितना सब कुछ बताया जाता है कि भाई देखो प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानू। प्यार में तो जादू दिखाया जाता है, प्यार में बहुत ऊंची ऊंची स्थितियां दिखाई जाती हैं कि प्यार तो महान होता है, प्यार में ये शक्ति होती है, इश्क में ये होता है, इश्क में बहुत अच्छा रंगीनियां होती हैं, पता नहीं क्या क्या दिखाया जाता है, सब कुछ नहीं होता। उसके अलावा बहुत सारी चिंताएं भी होती हैं, तनाव भी होते हैं, खिंचाव भी होते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं। और जब वो लड़ाइयां किसी भी रिलेशन में बढ़ती हैं, अब ऐसे में जो ये जो बच्चा है जो अपने आप को बहुत संस्कारी दिखाता है या दिखाती है, ये अपने माता पिता से शेयर नहीं कर पाता, अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को, भीतर ही भीतर घुटता रहता है। कैसे कि उसने ये कहा था, उसने मुझे ये बोल दिया, मेरी बात नहीं सुनती है, बहुत एटीट्यूड दिखाती है, बहुत एटीट्यूड करता है। ऐसी सिचुएशन में ना अपने दोस्तों से कुछ कह पाता है, क्योंकि कहेगा तो सब लोग क्या सोचेंगे कि अच्छा पहले तो बड़ा संस्कारी बनता था। इसलिए खासकर जो बहुत संस्कारी दिखने वाले बच्चे होते हैं, वो अपने मन की बात अपने दोस्तों से अपने घर पर कह नहीं पाते कभी भी। इसलिए यदि आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे को किसी से प्रेम हुआ है, तो सबसे पहले तो रोकिए, आराम से रोकिए, प्रेम से। मैं ये नहीं कहूंगा कि जाने दीजिए उसे प्रेम की दुनिया में, लेकिन जैसी आज की व्यवस्थाएं हैं आप रोक नहीं सकते प्रेम में जाने से। या तो फिर गुरुकुल का ऑप्शन सबसे बढ़िया है, गुरुकुल में भेजिए अपने बच्चे को, वहां तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन यदि आज की इस कॉन्वेंट की दुनिया में यदि आपके बच्चे को किसी से प्रेम हो गया, तो स्वीकार कीजिए उसे, बढ़िया से मजे में कीजिए, बात कीजिए उससे, बुलाइए। जैसे मान लीजिए, मैं तो साफ साफ कहता हूँ, मैं अपना उदाहरण देके कहता हूँ, मान लीजिए मेरा कोई बेटा है और उसको किसी लड़की से प्रेम हो गया, तो मैं बुलाऊंगा उसे, अपने लड़के को, मैं कहूंगा कि हाँ बेटे बताओ क्या क्या चल रहा है, किससे बात होती है। तो अब वो संकोच करेगा, बताएगा नहीं, और जबकि मुझे सब कुछ पता होगा कि किस लड़की से बात करता है, किससे मिलने जाता है, रात को कई कई घंटे तक बातें होती हैं, चैटिंग चलती रहती है, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं उनके जो छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे पता होगा, क्योंकि
मैं भी तो वहीं से आया हूँ ना, मैं भी तो कॉलेज में पढ़ के आया है, मैं भी तो इसी दुनिया में रहता हूँ ना, तो मुझे पता होगा सब कुछ, लेकिन वो छुपाएगा। लेकिन आखिरकार मैं नाम ही ले लूंगा। मैंने कहा अच्छा वो लड़की है ना, तो वो कहेगा हाँ जी पापा वही है, तो कैसी लगती है? तो फिर वो कहेगा जी ठीक ठीक लगती है, अच्छी लगती है। मैंने कहा अच्छी लगती है तो फिर यार किसी दिन बुलाओ घर पे उसे, फिर करते हैं पार्टी शार्टी इस बार। इस बार बुला लीजिए उसे घर पे बढ़िया से। ऐसे में वो बच्चा खुल जाएगा थोड़ा सा। जो आज तक अपने पिता को लेके ये रहता था ना कि अगर पिताजी को पता चल गया ना मार देंगे, वो यही कहता था अपनी उस प्रेमिका से, उस नायिका से यही कहता था आज तक कि अगर पापा को पता चल गया ना गोली से उड़ा देंगे। ये कहते हैं पिताजी तो। क्यों ऐसा पापा बनना, क्यों ऐसा पिता बनना? सहज रहिए, बच्चों के मित्र बनिए। जिस अनकंडीशनल प्रेम की मैंने बात की, उस अनकंडीशनल रिश्ते को आप भी तो अपने जीवन में लाइए ना। आपका बच्चा कभी तनाव में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, गारंटी से कह रहा हूँ। तो अपने बच्चों को एक्सप्रेसिव बनाना सिखाइए, वो अपने मन की बात आपके साथ साझा करें। मैं अपने जीवन की एक बात बताता हूँ आपको, मतलब वैसा गहराई में नहीं बता सकता, लेकिन अब मेरे घर में एक ऐसे सदस्य हैं जो पेरेंट की भूमिका निभाते हैं। अभिभावक होने का दावा करते हैं, लेकिन अभिभावक है नहीं वो अच्छे। और ऐसे बहुत सारे लोग हर घर में मिल जाएंगे, दिखाएंगे कि हाँ जी हम सारी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, लेकिन वो इतने कठोर हो गए हैं, भीतर से इतने खुरदुरे हो गए हैं वो व्यक्ति, कि घर का कोई सदस्य उनसे अपनी मन की बात साझा नहीं करना चाहता। हमें डर लगता था यदि हम कुछ उनसे बात करना चाहते थे तो। डर लगता है, कभी उनसे बैठ के बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया तो बहुत मारेंगे, बहुत कूटेंगे, बहुत सुनाएंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। धमकियां तक देते हैं वो हमें। अगर किसी से प्यार हो गया, अगर किसी से ये हो गया, अगर कुछ शिकायत घर पे आई, टांग तोड़ दूंगा, घर से निकाल दूंगा, गोली मार दूंगा। ऐसे ऐसे रिश्ते हैं हमारे घरों में। क्यों इतना कठोर बनना बच्चों के लिए? या किसी भी रिश्ते के लिए सहज रहिए, बढ़िया से मजे में दोस्त बनिए उनके। अगर पता चल जाए, मैं तो बच्चियों के लिए भी कहता हूँ, पहले तो बचाना ही है, पहले उनको सब चीजें बचपन से सिखानी है, पहले तो संस्कार ही देने हैं कि भाई नहीं जाना, ये प्रेम प्यार की दुनिया जो होती है ना बहुत खतरनाक होती है। इसमें जाके नुकसान ही करोगे अपना, सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए। और बाई चांस वहां पर हो गया उनका, क्योंकि आप हॉर्मोन्स का जो बहना है ना, जो केमिकल्स रिएक्शंस हैं, केमिकल लोचा है, आप उन्हें नहीं रोक सकते कम से कम। और उस दुनिया में जाके उनका होना स्वाभाविक है आज के दौर में, तो कम से कम जहाँ इतनी सारी चीजें हैं, और फोन में तो आजकल वो सब कुछ व्यवस्थाएं हैं जहाँ आप चाहें और ना चाहें तब भी बच्चा उन चीजों से जुड़ ही जुड़ जाएगा। अच्छा, जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं ना, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। मुझे पता है थोड़ी बेचैनी तो होगी कई चीजों को लेकर, लेकिन अब बस थोड़े से और मैं बिंदु बता देता हूँ, फिर समाप्ति करेंगे। तो बच्चों को उस कंडीशन में हमें लेके आना है, एक्सप्रेस करें अपनी चीजों को। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अब बच्चे अपने माता पिता से किसी भी बात को शेयर करने में बड़ा डरते हैं, बहुत शर्म महसूस करते हैं कि अगर मम्मी को बता दिया, पापा को बता दिया, बहुत मारेंगे। लेकिन अपने प्रेम की कहानियां, अपने प्यार के किस्से मेरे साथ आके शेयर कर देते हैं बड़े अच्छे से। अब क्लास में तो मेरी एक अलग स्थिति है, लेकिन फिर भी वो बड़े मजे में रखते हैं सब चीजों को। और कई बार नहीं भी रख पाते ना, तो मैं उन्हें इस रूप में सहज कर देता हूँ कि अबे यार बताओ ना, जो भी है, किस कौन है, चलो मुझे ये बताओ, क्या चल रहा है उनके साथ आजकल, कैसा चल रहा है आपका रिलेशनशिप। तो फिर मैं ऐसे करके सहज कर देता हूँ, और वो उनके मन में जितनी पीड़ा होती है, कुंठाएं होती हैं, भीतर कुछ भी भरा हुआ है, वो एक्सप्रेस कर देते हैं, और वो चीजें निकल जाती हैं, और सब चीजें ठीक हो जाती हैं। और वो उस स्थिति में जाने से बच जाते हैं जहां प्रेम प्यार की दुनिया में जाने के बाद में एक वो कंडीशन आती है जब इनका ब्रेकअप हुआ है, और लड़का फिर तेजाब की बोतल लेके घूम रहा है कि तू मिल तो सही कहीं, जब तू मेरी नहीं हो सकी तो तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। उसके लिए वो जो मैंने अभी शुरू में बताया ना, एक डिफेंस मैकेनिज्म जो तैयार करना था हमें अपने बच्चों के लिए या अपने लोगों के लिए, वो हम नहीं दे पाए। वो सुरक्षा तंत्र, वो व्यवस्था, वो एंटीबॉडी बना ही नहीं पाए उन बच्चों के लिए। और वो एक ऐसी स्टेज में चले गए कि जैसे ही फेलियर मिला, जैसे ही रिजेक्शन मिला कहीं से, तुरंत हथियार उठा लिया, खत्म कर देंगे या अपने आप को खत्म कर लेंगे। अपने आप को खत्म कर लेने वाले भी तो बहुत सारे केस आते हैं कि भाई तुम किसी और की नहीं हो सकी, मेरी भी नहीं हो सकी, तो अब मैं भी एक अलग ही दुनिया में चला जाऊंगा। ऐसे ऐसे खूब ड्रामेबाज मिल जाएंगे। लेकिन ये जो ड्रामेबाज हैं, ये जो भी कुछ होता है बहुत गंभीर मामला है ये।
इसके लिए बच्चों को एक्सप्रेसिव बनाना सीखें, वो अपनी बातों को रखें, खूब खुल के बोलें, कम से कम इन मुद्दों पर तो खूब अच्छे से बोलें। या मैं इस एक्सप्रेसिव को एक और तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी की हमसे दुश्मनी है, किसी से शिकायत है, जाके हम दुश्मनी नहीं निकाल सकते और निकालना भी नहीं चाहिए। मैं तो मना करता हूँ दुश्मनी ना रखें किसी से। और मान लीजिए किसी से दुश्मनी हो गई, कुछ भी है, तो एक काम कीजिए, उस व्यक्ति का फोटो ले लीजिए, खूब अकेले में जाके गाली दे लीजिए, खूब बोल लीजिए। और ऐसा मनोविज्ञान की दुनिया में कहा जाता है कि यदि हम बोल करके और चिल्ला करके, चीख करके अपने मन की उस भड़ास को निकाल लें, एक्सप्रेसिव बन जाएं, तो फिर बहुत हद तक वो तनाव कम हो जाता है, जिसके आने की संभावना रहती है। जो वो विचार, वो सब कुछ घोट रहा होता है हमें भीतर। इसलिए एक्सप्रेसिव बने, बार बार कह रहा हूं मैं एक ही बात को। एक अगला बिंदु देखेंगे, डोंट ट्राई टू बी ग्रेट। महान बनने से बचना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये भी। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा महान बन जाए, देवता बन जाए, कुछ ही दिनों में परफेक्ट बन जाए, या हम अपने आप को भी इस कंडीशन में लेके चलते हैं। जैसे मैं तो कई बार अपनी कक्षा में भी कहता हूँ, मुझे देवता मत बनाइए, आचार्य मत बनाइए, सामान्य हूँ, सामान्य रहने दीजिए। गोलूपन भी है मेरे भीतर, कमियां भी हैं, वो भी हैं, सब कुछ है, अच्छापन भी है, सब चीजें हैं। बहुत महान बनने के चक्कर में व्यक्ति अपने मूल व्यक्तित्व को खो देता है कई बार। जैसे यही मैंने बात बताई, किसी व्यक्ति को मान लीजिए अब तक वो संस्कारी था, सब लोग, सब रिश्तेदार उसको ये कहते थे, भाई बहुत अच्छा लड़का है, बहुत संस्कारी है, ये कभी नहीं बिगड़ सकता, या ये कभी ऐसे गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। लेकिन वो व्यवस्थाएं सब तैयार कर रखी है समाज ने कि वो बिगड़ेगा, जरूर बिगड़ेगा। और जैसे ही बिगड़ने की स्थिति आई, क्योंकि वो बच्चा तो महान है, वो तो देवता है, वो तो ईश्वर का अवतार है, 22वां, अब वो कैसे बिगड़ सकता है जी? अब वो नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि वो बहुत महान है, इसलिए वो किसी को बता नहीं सकता, किसी को कह नहीं सकता। अब ना कह पाने की स्थिति में भीतर ही भीतर कितना घुटता है वो, कैसे अपने उस मूल व्यक्तित्व को दबा रहा होता है, या कैसे उन सब चीजों को दबा रहा होता है जो केमिकली या हॉर्मोन्स के लेवल पर जाकर उससे काम करवा रही होती हैं। उनको तो नहीं दबा सकता ना। जैसे किसी को कहें कि भाई कोई व्यक्ति अपने आप को इस रूप में प्रदर्शित करता है, जी मैं तो अब उस स्थिति में आ गया हूँ ना कि मुझे तो गुस्सा नहीं आता, ना मुझे किसी से ईर्ष्या होती। लेकिन अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई ईर्ष्या के भाव आ रहे हैं, कोई ये बुरी बात थोड़ी है, भाई ह्यूमन बीइंग है, और ये सब चीजें स्वाभाविक है, सब लोगों के भीतर आते हैं। तो आपको इतने बड़े योगी तो हो नहीं गए कि अब आपको ये सब चीजें कभी आती ही नहीं है, तब तो कह सकते हैं कि हाँ आप महान हैं, बिल्कुल महान है, आपको ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य गृहस्थ में रहते हैं, और आपको ईर्ष्या नहीं होती, किसी से गुस्सा नहीं आता, या किसी से प्रेम नहीं होता, और आप ऊपर से दिखाने दिखाने के लिए, महान बनने के चक्कर में कह रहे हैं मुझे नहीं होता जी ऐसा। तो ये महान बनने का जो प्रयास है, जो अपने आप को देवता दिखाने का प्रयास है ना, इससे बचना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिर अच्छाई के रास्ते पर नहीं जाना, या पुण्य के काम नहीं करने, अच्छा बनने के प्रयास नहीं करने, करने हैं। लेकिन वो जो महान बनने का और दिखाने का जो एक ढोंग होता है ना कई बार जीवन में, उससे स्वयं भी बचना है। और यदि हमारे घर में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं, कोई भी हैं, उनको भी इस स्थिति से और इस भ्रम से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। 3 बिंदु हो गए, एक चौथा बिंदु देखिए। चौथा बिंदु है, 4 लोग क्या कहेंगे। हमारे जीवन में ये एक बड़ी समस्या है, 4 लोग क्या कहेंगे। ये 4 लोग कभी हाथ नहीं आए आज तक किसी के भी, लेकिन समस्या यही रहती है कि लोग क्या कहेंगे। कुछ भी करने की बारी आई, जीवन में कोई निर्णय लेना पड़ा, कोई डिसीजन ऐसा रहा जीवन का, तो हमेशा एक चीज जो सामने आके खड़ी होती है, जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, या लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये ऐसा करूंगा तो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के भीतर एक ऐसी स्किल है कि वो चाहता है कि वो चाय बेचे। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो चाय बेच के अपना काम करना चाहते हैं, नहीं लगता उनका किसी ऑफिस में मन, जाके कंप्यूटर पर बैठ के किसी ऑफिस में नहीं लगता उनका मन। उनका मन करता है कि वो एक चाय का लगाए, कोई खोका खोले या कुछ भी खोले, और वहां से अपने बिजनेस को शुरू करें। लेकिन मन में क्या आता है, यार लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा। और इसके चक्कर में जो मूल व्यक्तित्व है, या उसके भीतर की जो एक बड़ी स्किल है, बड़ी प्रतिभा है उसके भीतर, उसको खो करके और वो उस व्यवस्था में घुटता रहता है जो लगातार तनाव की ओर ले जाती है उसे। कई बार ये होता है, ये और भी चीजों में देखा जाता है। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में उसे लगा कि यार मेरा ये स्वधर्म है ही नहीं, मेरे को इधर जाना ही नहीं था, मेरा तो मन खेती में बहुत लगता है, मैं चाहता हूँ कि कुछ खेती में बढ़िया करूं। लेकिन खेती में आ नहीं सकता, क्योंकि खेती को क्या समझा जाता है,
अबे इंजीनियरिंग करके खेती करोगे, मजदूर बनोगे, ये करोगे, घास खोदोगे क्या? ये रहता है ना दबाव, तो चार लोग क्या कहेंगे, इसका जो एक दबाव है, और वो व्यक्ति उसको छोड़ के जहां घुटता रहता है ना, जिस व्यवस्था में तनाव की ओर ले जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस तनाव की बहुत ऊंची स्टेज में जाके फिर आत्महत्या करते देखे जाते हैं। और ये बात नहीं है कि कोई व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति ऐसा करता है या बहुत कमजोर आईक्यू का व्यक्ति ऐसा करता है। जिनके बहुत अच्छे अच्छे आईक्यू हैं, अच्छा आईक्यू लेवल है, जिनका बहुत अच्छे पढ़ने में है, उनके जीवन में भी ये स्थितियां हैं। नाम नहीं ले सकता, हमारी कक्षा में भी एक दो ऐसे सदस्य हैं जिनके साथ ये चीजें हुई हैं। तो चार लोग क्या कहेंगे, वो सही बात है कि कई बार समाज के को देखकर हमें अपने आप को व्यवस्थित रखना होता है, हमें अपने आप को एक अनुशासन में रखना होता है। बहुत अच्छी चीजें हैं, समाज के अनुसार भी चलना चाहिए, लेकिन समाज के अनुसार ही चलना चाहिए, इसमें बहुत समस्याएं हैं। एक आगे की चीज और देखेंगे, कुछ नेगेटिव चीजें हमारे जीवन में होती हैं, कुछ नकारात्मक चीजें। अब कुछ नकारात्मक चीजें क्या हो सकती है, कोई नकारात्मक व्यक्ति हमारे जीवन में हो सकता है, नेगेटिव फैक्ट्स हो सकते हैं, नेगेटिव न्यूज हो सकती है। तो हमारे कुछ लोगों को आपने देखा होगा हमेशा जब भी उनसे बात करो, यार वहां तो वो हो गया, वहां तो चार लोग मर गए, वहां तो ये बुरी हालत हो रखी है, वहां तो ये चल रहा है जी, वहां तो ये चल रहा है। उससे जब भी बात करो हमेशा नकारात्मक बातें, हमेशा किसी मरने मारने की बातें, हमेशा दुख की बातें, अपनी पीड़ाएं, इधर की समस्या, मेरे साथ तो ये कर दिया, मेरे घर वालों ने वो कर दिया। जब भी बात करो तो ऐसे मनहूस लोग जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिसके कारण व्यक्ति तनाव में ना जाए तो चला जाए। ऐसे नकारात्मक लोगों को, नकारात्मक विचारों को, या ऐसी न्यूज जो भी समाचार हैं उनको रोकने का भी प्रयास करना चाहिए। आप कोई भी समाचार खोलिए, कोई भी टीवी चलाइए, न्यूज़पेपर देखिए, इसका बलात्कार, उसकी हत्या हो गई, वहां चोरी हो गई, उसको कर ये कर दिया, वहां युद्ध चल रहा है। ऐसे में व्यक्ति को बड़े तनाव होते हैं, यार क्या ही होगा इस देश का, क्या ही होगा इस समाज का, कैसे बचेगा हिंदू, कैसे होगा ये, यही चलता रहता है ना ज्यादातर फिर दिमाग में। और जब लगातार यही चीजें, लगातार वो सैडनेस बनी रहेगी, वो उदासी बनी रहेगी, वो वर्थलेसनेस बनी रहेगी, तो फिर वो कैसे डिप्रेशन की ओर ले जाएगी। तो इसलिए ये भी एक बिंदु है, इस पर भी हम लोगों को काम करना चाहिए। ये भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यही है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, किसी व्यक्ति को बचाना है इस स्थिति से, डिप्रेशन वाली सिचुएशन से, तो इस एक बिंदु पर भी काम करना चाहिए। जो भी नकारात्मक चीजें हैं जीवन से उनको हटाएं, अलग करें, और सकारात्मक लोगों को स्थान दें, ऐसे अच्छे लोगों को स्थान दें। या न्यूज केवल बेकार ही नहीं होती, अच्छी न्यूज भी आती है, तो अच्छी न्यूज को भी देखें, अच्छे फैक्ट्स पर भी काम करें, या अच्छे लोगों के साथ भी जीवन को व्यतीत करें। एक होता है प्रतिस्पर्धा, जीवन में बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन अच्छी चीज है, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, व्यक्ति को सचेत रखता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक छोटा सा, हल्का सा, सामान्य स्वस्थ कंपटीशन सबके जीवन में होता है, होना चाहिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन वो जब वो लेवल से बहुत ऊपर जाने लगे तब बाधा बनता है। आपने शायद नहीं सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था तो उस समय मैं एथिक्स नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ता था। तो उसमें दो शब्द आते थे, एक होता है स्पोर्ट्स स्पिरिट, सॉरी क्षमा कीजिए, स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट होता है, और एक होता है गेम्स मैन स्पिरिट। ये दो शब्द हमने पढ़े थे। तो पहला जो है स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट, वो क्या होता है इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, दो टीमें हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन है। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये इस उदाहरण को आप कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, कहीं भी देख लीजिएगा फिर बाद में। तो दोनों टीमों के बीच खूब अच्छे से लड़ाई चल रही है, वहां पे लड़ाई का मतलब बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, जीतने के लिए दोनों ताकत लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा गलत काम नहीं कर रहे कि भाई वहां गुस्सा आ गया तो वो दूसरे कप्तान के ऊपर बल्ला मार दिया फेंक के, किसी को गेंद मार दी, किसी को उठा के पटक दिया। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होती है। ये इसको कहा जाता है गेम्समैन स्पिरिट। भाई मन में कुछ चल रहा था, लड़ाई थी बल्ले और बॉल की, अब वो उतर आई आदमियों पे, वो उतर आई ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, वहां जाके भी खाना नहीं खाया साथ में, या जब खेल के बाद में वो हाथ मिलाते ना, एक दूसरे को गले मिलाते, वो भी नहीं मिले थे, ऐसे ही चले गए। वो नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। और यही बात किसी भी रिलेशन में या किसी भी स्टेज पर जाके देखिए, किसी भी कंपटीशन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि मान लीजिए आपका कोई रूममेट है,
आप कहीं किसी के साथ रहते हैं, आपकी किसी के साथ बिज़नेस में कोई कॉम्पिटिशन है, कुछ भी है, तो उसके साथ जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो रखनी है कि भाई मेरी आपसे प्रतिस्पर्धा है, हम दोनों एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या हम दोनों एक ही बिजनेस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जहां आवश्यकता होगी मैं आपको बिल्कुल सहायता करूंगा। आप सफल हो गए, मैं सफल नहीं हो पाया, मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा, निश्चित दूंगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। लेकिन भाई जब तक कंपटीशन है ना, मैं बढ़िया से कंपटीशन करूंगा, आपको गिराऊंगा, आपको मैं पटकूंगा नहीं, मैं आपके साथ दुश्मनी नहीं निकालूंगा, ये काम नहीं करूंगा। तो जब तक ये भी जीवन में रहेगा, एक स्वस्थ कंपटीशन रहेगा, तो यकीन मान के चलिए जीवन में कभी तनाव नहीं आएगा। बहुत सारे तनावों का कारण तो यही हो गया है कि ये आगे कैसे निकल गया मुझसे, इसको मार दूंगा, वहां मिल गया तो, या इससे बात नहीं करूंगा। बहुत लंबे समय तक तनाव की एक ऐसी स्थिति जो केवल उसी कंपटीशन के कारण से बनी हुई है। तो इस बिंदु को भी आप नोट कीजिए कि अनावश्यक जो प्रतिस्पर्धाएं हमारे जीवन में हैं या गेम्स मैन स्पिरिट जो आ गई है कई बार हमारे मन में, उसको हटाइए। क्यों लड़ना फालतू में? सफलता मिलती है ठीक है, नहीं तो रास्ते तो हजारों है ना, कहीं भी किसी भी रास्ते पे निकल जाएंगे। जीवन जीने के तो हजार तरीके हैं, कोई यही थोड़ी है कि यही एक कंपटीशन बचा है। और देखिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और बचा है, उसको देखिए, वो है किसी से अधिक उम्मीदें न रखें। उम्मीदें रखनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उम्मीदों से ही चीजें चलती हैं, और कहा भी जाता है कि उन्हीं उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है, ऐसा कहा जाता है ना, बिल्कुल कायम है। लेकिन कई बार इतनी उम्मीदें पाल लेना, किसी एक ही व्यक्ति पर जाके डिपेंडेंट हो जाना, ये बहुत खतरनाक है। कई बार होता यह है कि इमोशनली हम किसी एक व्यक्ति पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर वो नहीं मिला तो फिर जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे वही रिलेशनशिप वाली बात बताता हूँ आपको। हम घर वालों से लड़े एक व्यक्ति के लिए, एक प्रेमी के लिए, प्रेमिका के लिए, घर वालों से लड़े, समाज से लड़े, रिश्तेदारों से लड़े, सबसे हट गए हम इमोशनली, सबसे अटैचमेंट जो था ना सब खत्म कर आए, सब रिश्ते खत्म कर आए, और एक व्यक्ति पे आके ऐसे डिपेंडेंट हो गए कि तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, अब तो तुम ही हो जीवन में, तुम्हारे अलावा अब कुछ है ही नहीं, तुम ही मेरे प्राण प्रिय हो, तुम ही मेरे परम सखा हो, ऐसे हो वैसे हो। अब जब चारों ओर से तो आपने सब रिलेशन, सब इमोशनल डिपेंडेंसी जो थी वो सब खत्म कर ली, और जिस व्यक्ति के साथ आके जुड़े थे, जिसके साथ आप घर छोड़ आए, जिसके साथ सब कुछ खत्म कर दिया आपने, अब यदि वो ही आपके जीवन से निकल जाए, क्योंकि हमेशा तो सामान्य स्थितियां नहीं रहेंगी, कभी ना कभी तो लड़ाइयां होंगी ही जीवन में। तो जब एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आपके साथ वो इमोशनल जो अटैचमेंट है वो जब उसमें कुछ बाधा आएगी, तो फिर यकीन मान के चलिए अब कुछ बचेगा नहीं जीवन में, जहां जाके आप रो सकेंगे, जहां जाके आप किसी के कंधे पर सिर रख के अपनी पीड़ाएं कह सकेंगे, जिसकी गोदी में बैठ के आप कुछ कह सकेंगे कि माँ अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है दुनिया में, माँ कम से कम आप तो मुझे बचा लीजिए, या पिताजी आप ही मुझे संभालिए। तो इमोशनल डिपेंडेंसी यदि किसी एक व्यक्ति पर जाके अटक गई है ना, तो फिर प्रयास करें कि उस डिपेंडेंसी को और लोगों के साथ शेयर करें। जीवन में वही अनकंडीशनल लव उसको बढ़ाइए, तो ऐसे रिलेशनशिप और ढूंढिए बढ़िया से, जहां जाके अपने मन की बातों को, मन की पीड़ाओं को, कुंठाओं को, व्यथाओं को कई लोगों के साथ शेयर किया जा सके। लेकिन सबके साथ नहीं, बस मैं वही कह रहा हूँ बार बार, जो अनकंडीशनल रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ में, जो आपका फायदा ना उठाएं। ये हो गया। एक और बिंदु है जिस पर और महत्व की मैं बात करना चाहता हूँ, वो है फिजिकल एक्टिविटी। जब भी किसी के जीवन में दिख रहा है, या आप यदि आप डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर जीवन में फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, कितना भी कमाते हैं, कितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, कितना भी ऊंचा स्टेटस है आपका, यदि जीवन में उत्साह नहीं है, मनोरंजन नहीं है, खेल कूद नहीं है, तो फिर आप मशीन से ज्यादा कुछ नहीं है। सीधी बात तो ये है। आप कितने भी बड़े व्यक्ति होंगे, कितने भी महान होंगे, कितने भी ऊंचे स्तर के होंगे, यदि जीवन में किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो जिन हॉर्मोन्स की मैंने आपको बात बताई थी, एंडोर्फिन हार्मोन जो है विशेष रूप से, वो रिलीज यदि नहीं होगा ना, तो फिर जो प्रसन्नता का स्तर है, जीवन को सामान्य बनाए रखने का जो स्तर है, वो कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं तो देखिए, मैं तो बहुत अच्छे से काम करता हूँ जीवन में कितना भी काम रहे, अपनी खेती का भी काम है, और भी बहुत सारे काम है पढ़ने पढ़ाने के, लेकिन फिर भी मेरे घर में छोटा सा बच्चा है, अगर वो भी नहीं खेलेगा ना तो जबरदस्ती खिलाऊंगा उसे, जबरदस्ती। अगर वो भी नहीं है घर में, जैसे आजकल नहीं है, तो बॉल उठा ली मैंने अकेले ऐसे ही, दीवार पर मार मार के कैच प्रैक्टिस करता रहूंगा, और जब तक थक नहीं जाऊंगा तब तक छोड़ता नहीं।
अगर बॉल ना मिले तो लाठी होती है, लाठी को चलाता रहूँगा बिना बात के ही। रात को कभी भी 8, 9, 10 बजे जब भी मन किया लाठी उठाई, घुमाई और जब पूरे थक गए, एंडोर्फिन जो हार्मोन है वो बढ़िया से लगा कि हाँ अब अच्छी खासी स्थिति में आ गया है, तब आराम से फिर विश्राम किया। तो जीवन सहज बना रहता है, सामान्य बना रहता है, खूब मस्ती रहती है, उत्साह रहता है जीवन में। अब वो स्टेज है मेरे जीवन की कि तनाव को भले ही तनाव हो जाए, मुझे तनाव नहीं होगा। नहीं तो मैं जो ये सब बातें कह रहा हूँ कोई ये ना समझे कि मैं इस तनाव को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मतलब इस पर मैं कैसे बोल सकता हूँ, कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी जीवन का एक बहुत बड़ा दौर तनाव का देखा है। इसलिए वहां से कैसे निकला निकला हूँ या बहुत सारे और लोगों को कैसे निकाला है, इसलिए ठोस रूप में मैं ये बातें कह पा रहा हूँ। तो फिजिकल एक्टिविटी की जो मैं बात कर रहा था वो हमारे जीवन में जरूर होनी चाहिए। कोई इंटरेस्ट की चीज, कोई भी हॉबी हो सकती है, कोई भी हमारे मनोरंजन का कोई साधन हो सकता है। एक ना एक साधन, एक ना एक हॉबी जीवन में ऐसी रखें कि जिसको लेके मजा आता हो, जो अपने स्वधर्म का मामला हो, उसको करके मन खुश हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि किसी को पेंटिंग बनाने का शौक है, मजा आता है पेंटिंग बनाने में, न दिन देखता है न रात देखता है, बस बनाता रहता है, खुश रहता है उसमें। किसी का कुछ और शौक हो सकता है, किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, सबके अपने अपने शौक है। किसी को कंप्यूटर पे काम करने का बहुत अच्छा है, ग्राफिक्स का बहुत अच्छा लगता है, किसी को डिजाइनिंग अच्छा लगता है, या कुछ भी हो सकता है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। जीवन में एक इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए, एक हॉबी ऐसी होनी चाहिए जिसको लेकर हम सहज रह सके, सामान्य रह सके, प्रसन्नता से उत्साह से कर सकें। ये हो गया। बस एक अंतिम बिंदु के साथ आज की इस चर्चा को हम यही समाप्त करेंगे। अंतिम बिंदु है, जीवन में जब कुछ भी ना चल रहा हो, जब लग रहा हो कि निराशा बहुत अधिक है, अब कुछ बचता नहीं है, या अनकंडीशनल रिलेशन भी जीवन में कुछ नहीं है, कुछ उतना उत्साह है ही नहीं, तो जीवन में एक चीज जो बना के रखनी है वो है उपासना, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ। अभी तक जितने उपाय बताए मैंने वो सब बाह्य उपाय बताए हैं, जिनको लेके सब लोग खूब बातें कर सकते हैं, लेकिन जिसको लेके मैं सबसे अधिक सहज रहता हूँ, जिसको लेके मेरे जीवन में सबसे अधिक सुख है, और मेरे क्या बहुत सारे लोगों के जीवन में तनाव को दूर करने का एक बहुत अच्छा उपाय है, वो है ईश्वर की उपासना। आप भले ही किसी भी ईश्वर को मानते हो, हमारी कक्षा में आज बहुत सारे लोग हैं, भले ही आप ईश्वर के सच्चे स्वरूप को ना मानते हो, जिस भी रूप में मानते हो, आस्था रखिए बढ़िया से, खूब जम के मेडिटेशन कीजिए, खूब व्यायाम कीजिए, प्राणायाम भी कीजिए, और अनकंडीशनल रिलेशन की जो बात आती है, ईश्वर को अपना प्रिय सखा मानिए, परम सखा मानिए, और जो भी मन की बातें हैं खूब साझा कीजिए। ऐसे कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो ये कहते हैं कि जी हम तो उस दिन उपासना में बैठे थे, या उस दिन एकांत में चले गए थे और ईश्वर के सामने हम खूब रोए। उस दिन हम खूब रोए, उनके सामने खूब चिल्लाए और खूब कहा कि हे प्रभु, आपसे दूर रह के मैं बहुत अकेला रहा या बहुत अकेली रही, और अब मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती। आप ही मेरे प्रिय सखा हैं, आप ही मुझे इन सब दुखों से दूर करने वाले हैं, आप ही मुझे बचाने वाले हैं। तो ऐसा करके वो उन गहरे तनावों से निकले हैं। मैंने भी ये काम किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया। तो मैंने उस काम को करके पाया कि बहुत हल्का हो जाता है मन। जब बाहर कोई व्यक्ति बचा ही नहीं कि जिसके कंधे पर सिर रख के रो सके, जिसके साथ अपनी बातें साझा कर सके, मिला ही नहीं कोई ऐसा कभी। तो अब ईश्वर तो सबसे ऊपर है, सबसे निकट भी है, और कुछ बचता ही नहीं फिर उसके अलावा, और कोई इतना प्रिय होता भी नहीं। और ईश्वर के साथ फिर एक ये सबसे अच्छी बात रहती है कि मान लीजिए मैंने अपनी माँ को बताया, पिता को बताया, तो खतरा ये रहता है यार माँ ना बता दे किसी को, पिताजी किसी के साथ साझा साझा ना कर दे, या कोई दोस्त को बताया, दोस्त बातों को लीक नहीं कर दे। ऐसा खतरा रहता है ना जीवन में। लेकिन भगवान के साथ ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। खूब साझा कीजिए जम के अपने सभी सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां, अपनी वीकनेस, जो अपनी जो भी गलत से गलत स्थितियां हैं जीवन में, कुछ भी उल्टे सीधे कर्म किए, पाप किए, दुष्कर्म किए, कुछ भी किया, ईश्वर के साथ साझा कीजिए, पश्चाताप कीजिए, खूब रो लीजिए बढ़िया से, खूब एक्सप्रेस कीजिए एकांत में जाके, अकेले में चले जाइए, ईश्वर को संबोधित करके बोल दीजिए जो बोलना है, कह लीजिए जो कहना है, और फिर देखेंगे कि एक बार ऐसा करने से मन कितना हल्का हो जाता है। और जो कंडीशंस बन रही थी, जो स्थितियां तैयार हो रही थी डिप्रेशन में ले जाने के लिए, बहुत हल्का हो जाता है मन, और हम अपने आप को उस सुसाइडल टेंडेंसी से बचा लेते हैं जहां जाके व्यक्ति अपने जीवन को ही समाप्त कर लेता है।
तो ये उपाय तो वो उपाय हैं जिनको सामान्य रूप से हम कर सकते हैं जिससे कि हमारे जीवन में डिप्रेशन ना आए। लेकिन अगर किसी के जीवन में डिप्रेशन आ गया है, अब बस ये और सुन लीजिए और फिर समाप्त करते हैं। किसी के जीवन में डिप्रेशन की खूब खतरनाक स्टेज आ गई है, 14 दिन से ज़्यादा वो व्यक्ति बहुत दुखी, उदास, होपलेस या जिस भी कंडीशन में है और हमें पता लग गया है कि अब वो कम से कम हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला काम करें, अकेला ना छोड़ें उसे। यदि वो बाहर रहता है, पढ़ाई करता है, हम भी बाहर रहते हैं, मान लीजिए हमारी कक्षा में अभी इस समय कोई सुन रहा हो जो बाहर अकेला रहता हो, सबसे पहला काम करें, उस अकेलेपन को छोड़ के घर चले जाएं अपने। ऐसे स्थान पर चले जाएं जहाँ खूब सारे दोस्त हों, जहाँ उसके अपने परिवार के सदस्य हों, जहाँ उसको समझने वाले लोग हों। कम से कम सबसे पहले उस अकेलेपन को छोड़ें। जैसे एक व्यक्ति का फोन मेरे पास आया, हमारी कक्षा में जुड़े थे कुछ दिन के लिए, उन्होंने मुझसे कहा कि जी मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ और मैं कुछ ऐसे गलत कर्मों में पड़ गया हूँ कि मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ, आप मुझे समाधान बताइए, मैं क्या करूँ? मैंने कहा आप करते क्या है पहले ये बताइए। तो उन्होंने कहा जी मैं कंपटीशन की तैयारी करने आया हूँ। मैंने कहा आपका इंटरेस्ट है इसमें कंपटीशन में? कहने लगा जी हाँ है। मैंने कहा सही बताइए, ईमानदारी से एकदम सत्यनिष्ठा से बताइए। तो उसने कहा कि नहीं वो करना पड़ता है, क्या करें, घर वालों ने भेजा है पढ़ाई करने के लिए। अब मैंने कहा कि सबसे अच्छा उपाय यदि चाहिए ना इस तनाव से निकलने का, इस दुष्कर्म से निकलने का जो आप अभी कर रहे हैं, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है घर चले जाइए। यहाँ रह के नहीं कर पाएंगे आप। जब तक आप अकेले कमरे में हैं, आपके हाथ में फोन है, फोन वो सब कुछ करवा देगा आपसे जो नहीं कर पाएंगे, जो पब्लिकली नहीं कर पाएंगे, वो आप एकांत में करेंगे वो सब काम। इसलिए सबसे पहला काम, उस व्यक्ति को अकेला ना छोड़ें। और फिर इसके अलावा दूसरा जो एक उपाय है वो है अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? जिसने साइकोलॉजी विषय से परास्नातक की कोई डिग्री ली हो, ऐसे व्यक्ति को दिखाएं जो अनुभवी व्यक्ति हो, आपका जानकार हो, जिस पर भरोसा जमता हो। ऐसे व्यक्ति के साथ जाके बात करें, खुद भी बात करें, उसकी भी बात करवाएं जो डिप्रेशन में है, और उसको उस स्टेज से निकालने के लिए प्रयास करें। क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो अच्छे होते हैं वो आपकी बातों को सीक्रेट रखेंगे, नहीं तो खतरा ये भी तो रहता है ना कि यार हमारी बात को कहीं लीक ना कर दे, फिर वही खतरा बना रहेगा, इसलिए तो व्यक्ति साझा नहीं कर पाता। और यदि यहाँ से भी बात नहीं बन रही किसी साइकोलॉजिस्ट से, तो फिर किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। ये मनोचिकित्सक होता है जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, जिसके पास एक बहुत अच्छा अनुभव होता है, जिसके पास चिकित्सा की बहुत सारी पद्धतियां होती हैं, वो उनके माध्यम से आपका इलाज करेगा। और फिर संभव है कि कम से कम उस स्थिति से हम बच जाएंगे जहां जाके व्यक्ति आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों में चला जाता है। कुल मिला के मेरी ओर से जो चर्चा थी आज यहाँ पर पूरी होती है डिप्रेशन को लेके। मैं आपको बस एक बात और कह के छोड़ देता हूँ जल्दी से। वो बात यह है कि मेरे साथ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें, या मेरे साथ जितने भी रिलेशन में लोग हैं, कोई भी हैं, मेरे अपने परिवार के लोग हैं, रिश्तों के लोग हैं, या भले ही किसी भी रूप में मुझसे जुड़े हुए हैं, कम से कम मैं उनको डिप्रेशन में नहीं जाने देता, ना जाने दूंगा कभी भी। आप अपने जीवन में ऐसे बन जाइए, जितने भी लोग हैं कक्षा में, यदि आपके संपर्क में कोई भी व्यक्ति रहे तो कम से कम वो ये ना कहे, या वो कभी कहीं कहे तो ये कहे भी मेरे जीवन में वो व्यक्ति है, उसके कारण ना मजा आता है उससे बात करके। जब भी मैं उससे बात करता हूँ या करती हूँ, मन हल्का हो जाता है, मैं उसके साथ सब बातें साझा कर लेता हूँ बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के। और वो मेरे सीक्रेट्स को सीक्रेट रखता है, राज रखता है। तो अच्छा लगता है उस व्यक्ति से बात करके। जिस दिन आप अपना व्यक्तित्व ऐसा बना लेंगे, अपने आप को इस रूप में प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने, यकीन मान के चलिए जीवन का होना सार्थक हो जाएगा। और ऐसा करके हम किसी एक दो तीन व्यक्तियों की भी जान बचा पाए, उनका जीवन बचा पाए, तो मनुष्य का होना, कम से कम हमारा ह्यूमन होना तो सार्थक हो जाएगा ना। तो ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो मेरी बातचीत तो यहीं तक की है। यदि आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं। आचार्य जी, हाँ जी बोलिए। सबसे पहले तो छोटे बच्चे को मुख्यतः लड़की को, बच्ची को घर से इनिशिएट करे कि गुड टच और बैड टच, उसकी माँ बहन, माता पिता, फैमिली मेंबर्स सब उसको बताए ये गुड टच है, ये बैड टच है। तो उसे शुरुआत बैड टच से होती है बच्चों को।
उससे उसे घर से ही सिखाए जी। दूसरी बात ये है जी, ये आपने जो उपाय बताया है ना, जब ये शुरुआत हो तो तभी मनोचिकित्सक के पास जरूर जाना चाहिए। मेडिकेशन इसमें बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। थोड़ा सा भी पता लगते फिर थोड़ी ही दवाई से काम चल जाता है और उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये आपने बहुत विस्तार से अच्छी तरह से बताया। बहुत अच्छा आपका अनुभव है। और